गाइस, गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय, क्लास 12 हिस्ट्री। आज हम बनेंगे, कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 जिसकी हमने समरी विद शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर के बारे में आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग राजा थे, किसान थे और नगर, उनके बारे में, जो राजा कैसे रहते थे और किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और वहाँ के नगरों का विकास कैसा था और वे कैसे जीवन यापन करते थे, उनके बारे में जानेंगे। इसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, जहाँ पर जो पहले वाले राज्य थे और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उनके बारे में ज्ञात करेंगे। यह लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा तक हैं, ईस्वी तक इसका काल है। इसमें हम पहला, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। इसमें हम पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतरालों में वैदिक काल में सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। पहले नोट्स में ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो 1500 वर्ष जो लंबा अंतराल था उसमें सिंधु और उसकी कई नदियाँ थी और जो जिसमें ऋग्वेद का लेखन किया गया, या कहा गया है कि ऋग्वेद का लेखन कहाँ किया गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु और उसकी उपनदियाँ हैं, उसमें जो रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया था। उसमें हम इसी प्रकार मेरे साथ साथ एक लाइन छोड़कर आप सेकेंड पॉइंट नोट डाउन कीजिए। सेकेंड पॉइंट में ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के बाद, सहस्राब्दी मीन्स 1000 दशक, सहस्राब्दी मीन 1000 दशक। सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिन्हें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। ये जो ईसा की पहली शताब्दी है उसमें मध्य और दक्षिण भारत में जो शव होते हैं उनके अंतिम संस्कार हैं, उसके जो वो नए नए तरीके कैसे वो लोग करते थे और उनके साथ क्या दफनाते थे, वो नए तरीके सामने आए, जिन्हें महापाषाण, बड़े पत्थर के नाम से, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके वो ढांचे मिले हैं, जिनमें कई स्थानों पर शवों के साथ लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी बनाया गया है। कई स्थानों पर है वो शवों के साथ लोहे से बने उपकरण के हथियारों को भी दफनाए गए। इसमें अंतिम संस्कार में एक जगह तो लोहे से बने उपकरण के हथियार भी दफनाए गए वे हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख है जो कठोर सतहें पत्थरों पर उत्कीर्ण की जाते हैं, उससे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसेस ऑफ प्रियदर्शी। प्रिंसेप और प्रियदर्शी 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने बाई और खरोष्टी लिपियाँ, जो दो लिपि हैं, सबसे पुरानी लिपि बाई और खरोष्टी लिपियाँ का अर्थ निकाला। 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स प्रिंसेस ने बाई और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। इन लिपियों का अभिलेख और सिक्कों में किया गया। इन लिपियों का उपयोग है, जो अभिलेख और जो सिक्के होते थे पुराने ज़माने में, उनमें इन बाई और खरोष्टी दोनों लिपियों का उपयोग किया गया है। इन पर प्रियदर्शी ने मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम भी लिखा है। प्रियदर्शी का मीन होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। जो राजा अशोक था वो सूरवीर अशोक, उनका नाम भी कुछ अभिलेखों पर उत्कीर्ण किया गया है। और हम एक हेडिंग डालेंगे, अभिलेख क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते, जो कि कठोर सतह वाले जैसे पत्थर है, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। जैसे कि अशोक के शासनकाल में उसने कई अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, जिसमें उसने अपनी प्रसिद्धि, उनके कार्यों का वर्णन लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेख का माध्यम किया और अपने उपलब्धियों और अपने विचार को लिखने के लिए राजा लोग उनको बनवाते थे। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे।
अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए। जो अजातशत्रु और अशोक हैं उनके नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तमिल भाषा और पाली तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द मिले। तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिले हैं। ये आगे आप नोट करके लिखेंगे कि जनपद का अर्थ। जनपद क्या होता है? जनपद ऐसा भूखंड जहाँ कोई लोग, कुल या जनजाति अपना पाँव रखता है। जनपद मीन जहाँ कोई लोग अपना कुल या जनजाति जो है वो अपना पाँव रखता है तो बस जाता है, वहाँ पर अपना जीवन यापन मतलब कि वहाँ पर स्थायी रूप से बच जाता है। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत व प्राकृत दोनों में मिलता है। जनपद मीन की जहाँ पर लोग बस जाए वो जनपद है, जहाँ लोग निवास करें उसे जनपद कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य क्या होता था? प्रारंभिक राज्य में आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। जो आरंभिक भारतीय इतिहास है उसमें 6वीं शताब्दी में जो काल है उसको आरंभिक राज्यों, नगरों, नए नगरों, लोहा उस काल में लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध और जैन धर्म है उनमें उनके जो आरंभिक ग्रंथ है उनमें जनपद भी इनकी जहाँ पर लोग निवास करते हैं, और महाजनपद मतलब कि बड़े बड़े राज्य उस समय में वो 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल और गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। मगध है वो बहुत बड़ा विशाल महाजनपद है। कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती है वही नाम प्राय हमें देखने को मिलते हैं। अधिकांश महाजनों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मीन की अधिकांश जो महाजनपद होते थे उन पर शासन है वो एक राजा का होता था। महाजनपद पर शासन कौन करता था? राजा करता था। लेकिन कई जो गण और संघ है उनके नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं उन पर एक राजा का शासन न होकर कई जो राज्य प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था, उसमें समूह शासन करता था। कई लोगों के समूह शासन करता था, बल्कि न कि एक राजा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति राजा होता कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, जैसे वज्रसेन। भगवान महावीर और जो भगवान बुद्ध हैं वो इन्हीं गणों जैसे वज्रसेन से संबंधित थे। प्रत्येक महाजनपद में एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था ताकि उनकी और उस महाजनपद की सुरक्षा हो और किले से कोई शत्रु आक्रमण न कर सके। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। 8वें पॉइंट में हम लिखेंगे कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ है उसकी संस्कृत में ब्राह्मणों ने रचना की। और शासक सहित, इसमें सब पॉइंट है कि शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया जाएगा। जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये 8वां पॉइंट है तो 8वां पॉइंट इससे बनकर यहाँ पर लिखिए। फिर इसमें आप सब पॉइंट के लिए थोड़ी सी लाइन में बीच में रखकर सब पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट ऐसे करके लिखिए। अभी हम देखेंगे 9 पॉइंट आप मेरे साथ नोट डाउन करें। कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना रखी और बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे जिन्हें कर्षक से नियुक्त किया जाता। कुछ राज्यों ने तो अपनी स्थायी सेना रखी लेकिन बाकी जो थे वो सहायक सेना पर निर्भर थे, इन्हें कर्षक नियुक्त किया गया। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जो सत्ता पुरुषों के समूह के हाथ में होती है। ओलिगार्की मीन और समूह शासन एक शब्द है, उनका अर्थ है कि जहाँ ये जो सत्ता है वो पुरुष के एक समूह के हाथ में हो। ये आप नोट करके लिखेंगे कि ओलिगार्की या समूह शासन
डेस उसे कहते हैं जहाँ शताब्दी पूर्व समूह के हाथ में होती हैं। स्पेशल पॉइंट रोमन गणराज्य एक समूह का शासन होता था। ये चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया है। आगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 का पार्ट 1 है और